हेलो बच्चों, मैं रजनी माथुर। अपन बात कर रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व की। इसमें आज अब अपन देखें समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या संभावित खतरे। समष्टि अर्थशास्त्र की व्यवहारिक उपयोगिता के बावजूद इसकी कई अपनी सीमाएं हैं और इसकी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका उपयोग करते समय हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। समष्टि विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों के योगों और औसतों से होता है, पर व्यक्तिगत या छोटे समूह के योग से निकाले गए निष्कर्ष व्यक्तिगत दृष्टि से ठीक हो सकते हैं, पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से गलत हो सकते हैं। इन आर्थिक विरोधाभासों के कारण, जैसे हम ये कहें कि बैंक से व्यक्तिगत आहरण से बैंक पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से सभी अपनी जमाओं को निकालें तो बैंक फेल हो जाएगा। दूसरा, जैसे व्यक्तिगत बचत करना व्यक्ति की दृष्टि से लाभदायक है, पर समूची अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये एक सार्वजनिक बुराई बन जाती है। इसीलिए कीन्स का ये कहना कि बचत जो एक व्यक्तिगत ऋण है वह सार्वजनिक बुराई बन जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरी कमी इसकी जो है वो ये है कि अगर अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभव या धारणा को आधार मानकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकालें तो वे भ्रामक और अवास्तविक होंगे। इसलिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र से व्यक्तिगत अनुभवों से कोई भी निष्कर्ष न निकालने की सलाह दी, क्योंकि इस सामाजिक चिंतन में त्रुटियों का ये बहुत बड़ा स्रोत है। इस संबंध में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने समष्टिमूलक विरोधाभासों के 7 उदाहरण प्रस्तुत किए जो व्यक्तिगत रूप से सच हैं पर सामूहिक दृष्टि से या समष्टि की दृष्टि से गलत हो सकते हैं। तीसरा है समूह या समाज में व्याप्त विभिन्नताओं की उपेक्षा। समष्टि विश्लेषण समूहों के योगों या औसतों पर निर्भर करता है। इस कारण समूह में पाए जाने वाले अंगों का अंतर या महत्व स्पष्ट नहीं होता। समूह की उपेक्षा की रचना महत्वपूर्ण होती है, जैसे सामान्य मूल्य स्तर जो अनेक वस्तुओं के मूल्यों का समग्र औसत है। ये स्पष्ट नहीं करता है कि कौन सी वस्तुओं के मूल्य में कितना अंतर हुआ। हो सकता है खाद्यान्न के मूल्यों में कमी हुई हो जबकि औद्योगिक मांग के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये स्पष्ट नहीं करती कि कौन से वर्ग की आय बढ़ी है और किसकी कितनी बढ़ी है। अतः समूह के योग के आधार पर भविष्यवाणी, सुझाव या विवेचन तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि समूह की रचना, उसके अंगों का स्वभाव और उसके आपसी संबंधों की जानकारी न हो। चौथा है समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कुल मांग में वृद्धि से कुछ उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और सीमांत उत्पत्ति खास नियम लागू होने से उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आएगी, जबकि सीमांत उत्पत्ति वृद्धि वाले उद्योगों में उत्पादन कम लागत पर अधिक हो सकेगा। इस प्रकार मध्यम वर्ग की आय बढ़ने पर साइकिल उद्योग पर बुरा प्रभाव और स्कूटर उद्योग पर अच्छा प्रभाव होगा। पांचवा है समूह के माप में कठिनाइयाँ। विभिन्न प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं को समष्टि विश्लेषण के लिए योग में बदलने के लिए माप की कठिनाइयाँ आती हैं। हालांकि मुद्रा एक सामान्य मापदंड है, परंतु उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। छठी कठिनाई इसके साथ जो है वो ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ने, औसत करने और समग्रता की प्रक्रिया जटिल होती है। जैसे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में अनेक कठिनाइयाँ होती है, सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करना बहुत मुश्किल काम है, और समष्टि विश्लेषण की प्रक्रिया सिद्धांत में तो हमें बहुत सरल प्रतीत होती है पर व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत जटिल है। अब हम बात करें समष्टि आर्थिक विरोधाभासों की।
आर्थिक विश्लेषण में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जो बात एक व्यक्ति के रूप में सही या लाभप्रद हो सकती है, वह बात समग्र के रूप में गलत या घातक हो सकती है। उदाहरण के रूप पर एक देश में व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण माना जाता है और ये व्यक्तिगत बचत उस व्यक्ति विशेष के लिए उचित और लाभप्रद हो सकता है, परंतु अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति समग्र रूप से बचत करने में जुट जाएं, तो राष्ट्रीय उपभोग घट जाने से, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की उपभोग मांग घट जाने से मंदी की स्थिति में आय और उत्पादन और रोजगार में कमी अर्थव्यवस्था को मंदी के कुचक्र में फंसाकर घातक और अनुचित सिद्ध हो सकती है। अर्थव्यवस्था में ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियों को समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने आर्थिक क्षेत्र में ऐसे विरोधाभासों का विवेचन किया है जो व्यक्तिगत रूप से उचित है, किंतु समूह और राष्ट्र के रूप में अनुचित और घातक है। ऐसे विरोधाभास जो हैं वो हैं, पहला है व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, किंतु राष्ट्रीय सामूहिक बचत अनुचित और घातक सिद्ध हो सकती है। दूसरा है व्यक्ति बैंक से जमा राशियाँ निकाले तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति बैंक से अपनी जमाएँ निकाल लें तो बैंक फेल हो सकता है। तीसरा है प्रकृति की कृपा से अच्छी फसल व्यक्तिगत कृषि की आमदनी में वृद्धि का सूचक है, पर अगर समूचे राष्ट्र में कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाए तो अति उत्पादन की स्थिति हो जाए तो कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट घातक होगी। चौथा समष्टि आर्थिक विरोधाभास है कि एक व्यक्ति मजदूरी में कटौती स्वीकार कर अपनी बेरोजगारी दूर कर सकता है, पर देश के सभी बेरोजगार मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मजदूरी में कटौती राष्ट्र की प्रभावपूर्ण मांग में कमी कर बेरोजगारी को और बढ़ा सकती है। छठा है एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर ऋण में डूबना मूर्खता का परिचायक माना जाता है, पर अगर राष्ट्र विकास और मंदी के निराकरण के लिए ऋण ले और घाटे के बजट बनाए तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाता है। छठा है एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, लूटपाट में लिप्त होकर लाभ कमा सकता है, पर समूचा राष्ट्र इस प्रकार की गतिविधियों से नुकसान उठाता है। सातवां है किसी उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभ कमा सकती है, पर प्रत्येक उद्योग की उनमें कीमतें बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। आठवां है एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण है, संभवतः ऐसा व्यवहार राष्ट्र के लिए मूर्खतापूर्ण सिद्ध हो जाए। तो इस तरह के कई उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि जो आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत रूप से उचित और लाभप्रद हो सकता है, ऐसा व्यवहार समूचे राष्ट्र के रूप में अनुचित और घातक हो सकता है। यही कारण है कि आर्थिक विश्लेषण में व्यक्ति के साथ साथ समष्टि विश्लेषण ज़रूरी हो जाता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के समय कीन्स ने समष्टि विश्लेषण को प्रधानता दी थी। अब कल अपन देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर।